हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। मैं आपका फिजिक्स मेंटर पिनाकल ट्यूटोरियल्स की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं। आज फिर से जैसा कि आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, पिछले सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं फिर से आपके लिए जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आऊँगा और बाकी की जो भी चीज़ें होंगी, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो मेरा प्रीवियस लेक्चर हुआ था उसमें मैंने चार्ज की छोटी सी बात मैंने बताई थी। बस चार्ज के बारे में डिफाइन मैंने किया था कि चार्ज आखिर कहते किसे हैं। आज हम इसी चीज़ को क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना। थोड़ा सा डिटेल जाएंगे चार्ज के बारे में, क्या होता है चार्ज, किस तरीके से अपने बिहेव को दिखाता है, किस तरीके से, यानी आवेश, है ना। हाँ हाँ, मुझे पता है कि मेरा जो मीडियम है वो हिंदी मीडियम है, तो मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। तो मैं आज बात करूँगा आवेश के बारे में, ठीक है, कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, आवेश के बारे में, ठीक है। और उसके बाद जो है इसके कुछ गुण की भी चर्चा करेंगे, है ना। कुछ खास गुणों के बारे में भी जानेंगे कि आखिर इसके क्या क्या गुण हैं, है ना। और एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका जो गुण है, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है, जिसको कि आगे चल करके एक कुलाम्स नाम के साइंटिस्ट ने जिसको प्रतिपादित किया और आगे चल करके वो कुलाम के नियम के रूप में जाना गया, ठीक है। तो उस पर भी चर्चा होगी आज हमारी, ठीक है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आवेश से, है ना। तो रेडी हो आप लोग? चलो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आवेश, आवेश क्या होता है मैं इसके बारे में आज बात करता हूँ, ठीक है। इसके बारे में मैं लिखता हूँ। तो लिखना ये है, आवेश को इस तरीके से लिखना है ना। क्योंकि देखो अभी जो है ना आप लोगों का, हम जो है एकदम इनिशियल 0 टू हीरो लेवल तक लेके जाना है ना। अब ऐसा भी नहीं है कि जो हमारे बच्चे ऐसे हैं, जो हमारे व्यूअर्स, ऐसे भी व्यूअर्स होंगे, ऐसे भी बच्चे जो व्यूअर्स बनेंगे हमारे, जिनके पास जो कि फंडामेंटल तक भी उनकी जानकारी थोड़ी सी कम है ना। या फिर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास हाई लेवल, थोड़ा सा हाई लेवल तो नहीं गए, मॉडरेट लेवल की भी जानकारी होगी उनके पास, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको फिजिक्स ही आती होगी, पूरी की पूरी फिजिक्स ही आती होगी, है ना। तो हमारे पास क्या है, हमें सारे बच्चों को टारगेट करना, जो हाई लेवल बच्चे हैं, जो जिनको फिजिक्स आती है, उनके लिए सिर्फ टारगेट ये करना है, उनको ये बताना है, उनको ये जानना है। हम तो बताएंगे, जानना उनको है कि बोर्ड एग्जाम्स में कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आते हैं, खास करके बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। बिहार बोर्ड वाले बच्चे जो भी हैं उस चीज़ में, कि हिंदी मीडियम में ऑब्वियस सी बात है कि बिहार बोर्ड वाले बच्चे इसमें आएंगे ही आएंगे, रहेंगे ही रहेंगे हमारे व्यूअर्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को, तो चलिए हम बिना ज़्यादा बात किए हुए आगे की बात करते हैं कि आवेश होता क्या है। तो लिखते हैं, यह किसी भी वस्तु का वह प्राकृतिक गुण होता है गुण होता है जो जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आने पर एक बल का अनुभव करता है। बल का अनुभव करता है, ठीक है। ये सारी चीज बात समझ में आ गई। यानी कि आवेश जो होता है वो किसी भी वस्तु का क्या होता है, एक प्राकृतिक गुण होता है ना। वह ऐसा गुण होता है कि कोई भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र जब कहीं उसको मिलेगा, है ना, तो उसे लगेगा कि कोई उस पर क्या कर रहा है, बल लगा रहा है, कोई उस पर बल आरोपित कर रहा है ना। जैसे कि सपोज करते हैं, हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे कि मान लो आप जो है कुछ इस तरह से काफ़ी एक कंजस्टेड रूम में, जस्ट एक एग्जांपल, मैं एक उदाहरण लेकर के बता रहा हूँ उसको, है ना। कि आप मान लो कि एक
पहले जो है आप पूरे फ्री रूम, एक बहुत बड़ा रूम है, आप उसमें बैठे हो, आसानी से आप सारा अपना काम कर रहे हो, सारी चीज़ें इधर उधर घूम रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। जैसे ही आप जो है एक, जो कहते हैं ना कि एक काफ़ी कंजस्टेड रूम में चले जाओ, है ना, काफ़ी कंजस्टेड रूम में चले जाओ, आप क्या अनुभव करोगे, आप क्या फील करोगे? आप ये फील करोगे कि वहाँ सफोकेशन हो रहा है, यानी कि अकबकाहट सी हो रही है। नहीं, ऐसा होता है? जैसे मान लो कि आप, जैसे माउंटेनियर सब होता है, जो पर्वतारोही सब होते हैं, है ना, जब ऊपर जाते हैं तो ऊपर का जो है वातावरण यानी वायुमंडलीय दाब धीरे धीरे कम होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो, तो उसको लगता है कि हमें ज़्यादा सांस लेने की जरूरत, यानी कि वहाँ पे लगता है कि उसको ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ी। तो ये हर जगह ये सारी चीज़ें होती है कि अगर आप जिस इन्वायरमेंट, जिस वातावरण में आप रह रहे हो, है ना, जिस वातावरण में आप पहले से रह करके हैबिचुएटेड हो चुके हो, यानी कि उसके आदी हो चुके हो, अगर उसके अलावा आप किसी और वातावरण में चाहते हो या फिर किसी और वातावरण की आपकी उपस्थिति का अनुभव कराता है वो चीज़, है ना, तो उसी तरीके से वस्तु भी है। मैं आखिर ये बताऊंगा, वस्तु का ये प्राकृतिक गुण है, वस्तु में यह गुण जो है ना प्राकृतिक रूप से है कि जब भी कोई भी वस्तु किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में अगर आएगा तो वो बल का अनुभव करेगा ही करेगा। अब क्यों करेगा, इसकी बात हम, इसका जवाब हम आगे देंगे, ठीक है। और भी एग्जाम, जैसे कि हमने बताया भी था कल, छोटे तौर पे भी हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि आप अपने बालों को कंघी से कंघी करो, है ना, तो क्या होगा, या फिर जो पेन होता है ना, वो 5 रुपये 3 रुपये वाला जो पेन होता है प्लास्टिक का, उसको ऐसे ऐसे करके रगड़ लो और उसके बाद स्मॉल पीस ऑफ, छोटे छोटे पेपर पीस के पास उसको लेके जाओ, देखोगे वो क्या करेगा, पेपर पीस को अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, है ना। तो वो भी तो वस्तु है ना, पेन वस्तु है। पेन क्या हो गया, पेन जो हो गया वो आवेशित हो गया, जब हम ऐसे किए ना तो वो आवेशित हो गया, जब अपने बालों से रगड़े तो वो आवेशित हो गया, ठीक है। आवेशित होने के बाद जो है, जैसे ही पेन आवेशित हुआ वो अपने चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, ठीक है। जैसे ही वो आवेशित हुआ वो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, और उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हम किसको ले आ रहे हैं, उस पेपर को ले आ रहे हैं, यानी कि वो जो छोटे छोटे पेपर के टुकड़े हैं उनको लेके आ जा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो बल का अनुभव कर रहा है ना। चलिए, यहाँ तक तो बातें हो गई। अब हम इसकी बात करते हैं कि आखिर क्या, देखिए, हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु प्राकृतिक रूप से क्यों यह गुण रखता है, ये हम बात करते हैं। देखिए, क्या होता है कि जो वस्तु होती है ना, जिस वस्तु की हम बात कर रहे होते हैं, ये वस्तु जो है आपकी, ये वस्तु जो होता है ना, 3 मौलिक कणों से मिलकर के बना होता है। 3 मौलिक कण इसके होते हैं, सबको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन एक ये मौलिक कण होता है, ये तो मेन होता है। दूसरा हमारे पास होता है प्रोटॉन, है ना, प्रोटॉन जो है ये हमारा एक मौलिक कण होता है। और तीसरा यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन, ठीक है, ये एक मौलिक कण होता है हमारा। यानी कि हमें ये पता है कि कोई भी वस्तु जो होती है ये 3 मौलिक कणों से मिलकर के बनी होती है, ये हमें पता है, ये जग जाहिर है ना, पूरी दुनिया को ये पता है, बच्चे बच्चे को पता होता है ना, कि कोई भी वस्तु जो होती है यही 3 मौलिक कणों से मिलकर के बनी होती है, जिसमें कि आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये कहाँ रहता है, न्यूक्लियस में, यानी नाभिक में। ये कहाँ रहता है, नाभिक में रहता है, नाभिक में ये पहले से रहता है, ठीक है। और ये जो महाशय हैं, इलेक्ट्रॉन बाबू जो हैं, ये क्या करते हैं, ये नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं। ये नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, चारों ओर घूमते रहते हैं। ठीक है, नाभिक के चारों ओर ये घूमते रहते हैं। इस वजह से ये थोड़े से क्या होते हैं, ये मुक्त अवस्था में होते हैं। ये क्या होते हैं, मुक्त अवस्था में होते हैं। इनकी स्थिति मुक्त की स्थिति होती है, ये मुक्त अवस्था में फ्री रहना चाहते हैं। जैसे बहुत इंसान लोग होते हैं ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको कि रिस्ट्रिक्शंस पसंद नहीं है अपने, यानी कि उस पर कोई पाबंदी लगाए उन पर, ये उन्हें पसंद नहीं है। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है ये मुक्त अवस्था में रहने की कोशिश, ये कोशिश नहीं करता बल्कि रहता ही है, इसे किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी पसंद नहीं है ना, और भी बहुत। तो ये मुक्त अवस्था में होता है। तो
कोई भी वस्तु जो आवेशित होती है वो सिर्फ इसकी वजह से होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है ना। और ये इलेक्ट्रॉन ब्रह्मांड के हर एक वस्तु में पाई जाती है ना। ब्रह्मांड की हर एक वस्तु में ये आपका जो है ये तीनों मौलिक कण पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ये मुक्त अवस्था में होता है, और यही वजह होती है कि आपका जो है कोई भी वस्तु आवेशित होगी या नहीं होगी, ये निर्भर करेगा किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। बात समझ में आ गई। अब आते हैं आगे की बात पर। अब जैसे देखिए कुछ पॉइंट वाली बातें होती हैं, ठीक है। क्या पॉइंट वाली बातें होती है कि किसी भी वस्तु में, है ना, एक एक लाइन पे ध्यान देना है ना। एक एक लाइन पे जब आप ध्यान दीजिएगा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि हाँ कोई भी वस्तु कब आवेशित होती है और कब नहीं होती है। किसी भी वस्तु में, है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या एवं प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। ठीक है, किसी भी, है ना, कोई भी आपका वस्तु हो, कोई भी वस्तु हो, है ना, ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं, जो भी वस्तुएं होती हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है। और यहाँ पे होता है कि जो बराबर होती है तो हम लोग लिखते हैं इसी कारण कोई भी वस्तु विद्युतः उदासीन होती है। विद्युतः उदासीन होती है ना, विद्युतः उदासीन होती है। भैया विद्युतः उदासीन होती है कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हो गई तो विद्युतः उदासीन हो गई। अच्छा, ये चीजें हो गई आपकी, ये पहली चीजें हैं, है ना। अब संख्या बराबर होने का मतलब क्या है कि एक कोई पैरामीटर होगा, नहीं, उसके कुछ परिमाण होंगे। भाई हम कहते हैं ना कि हमें पापा जी ने 10 रुपया दिया और फिर हमने 10 रुपया अपनी बहन को दे दिया, तो मेरे पास कुल कितने रुपए बचे, कुछ नहीं बचे, है ना। तो हमने रुपया का क्या देखा, परिमाण देखा, है ना, रुपये का हमने क्या देखा, परिमाण देखा। उसी तरीके से हम जब कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, तो क्या इससे हमें ये पता चल जाता है कि हाँ कोई भी वस्तु विद्युतः उदासीन होने के कारण ये है। हाँ, सबसे पहली बात तो कि यही है कि विद्युतः उदासीन होने का कारण यही है, लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर है, उसका परिमाण क्या है। तो आइए देखते हैं, परिमाण की बात करते हैं, है ना। यानी इसको हम लोग पहले कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है। आप कहिएगा कि सर आप तो गजब बात किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का आवेश। पहले आपने बोला कि कोई भी वस्तु जो होती है, आवेश जो होता है वो किसी भी वस्तु का गुण होता है ना, जो कि विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आने पर बल का अनुभव करता है। अब इलेक्ट्रॉन तो आपने कहा मौलिक कण है, अब इसका भी आवेश होता है, बिल्कुल, है ना। इलेक्ट्रॉन का भी आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है तभी वस्तु का आवेश है, क्योंकि हमने इस चीज पे आप लोग ध्यान दीजिए, गौर करने वाली बात है कि हमने आप लोगों को बोला कि कोई भी वस्तु, ब्रह्मांड की हर एक वस्तु जो होती है वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनी है, इन तीन मौलिक कणों से वो मिलकर के बना है।
तो जब 3 मौलिक कणों से मिलकर बना है, तो जो मौलिक मौलिक कहने का मतलब क्या होता है? मौलिक कहने का मतलब होता है एक तरह से बीज, जहां से उसका ओरिजिनेशन शुरू होगा, है ना, जहां से वो बनना शुरू। तो इलेक्ट्रॉन से कोई भी वस्तु बनी है, और जब तक इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं पता चलेगा, हम किसी भी वस्तु के आवेश का पता लगा ही नहीं सकते। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश होना, तो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश हमारे पास होता है वो होता है माइनस में 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलाम्ब। कुलाम्ब जो होता है वो आवेश का SI मात्रक है। ठीक है, हम स्टार मार्क दे करके आपको हम लिख देते हैं, ये स्टार मार्क ले लीजिए। आवेश का मात्रक, SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक है ना, कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। ठीक है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, कूलाम होता है। समझ गए बात को? ये चीज होता है। हाँ, सही है, आप जो देख रहे हैं एकदम सही देख रहे हैं। माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम होता है इसका। ठीक है, अब यहां से क्या है बातें, माइनस यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो प्रकृति है वो ऋण प्रकृति का है, इसीलिए इसको ऋण आवेशित कण बोला जाता है ना। इसको क्या बोला जाता है? ऋण आवेशित कण बोला जाता है ना। ऋण आवेशित कण बोला गया है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो ऋण आवेशित कण होते हैं, कण पार्ट है ना, ये चीज होता है, इस पे ऋण आवेश होता है। ठीक है, ऋण आवेश का मतलब हो गया कि ये जो होता है हमेशा कर्जे में रहता है। ठीक है, अब कर्जा में रहता है, ऋण का मतलब तो कर्जा ही होता है ना। कहते हैं ना कि हमने उससे ऋण लिया है ना, यानी उससे हमने कर्जा लिया है। ठीक है, तो बेचारा ये इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, यहाँ पे ये ऋण देता है ना, ये ऋण देता है या लेता है। अब इसको कोई ले लेगा, मतलब ध्यान से समझिएगा, इसको अगर कोई ले लेगा तो वो कर्जदार बन जाएगा इसका, और इसको अगर कोई दे देगा तो समझिए कि वो दाता दानी है, मतलब कर्ण है। कर्ण है ना, वो बलि कर्ण हमारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा दानवीर है ना, दानवीर कर्ण होता है वही, है ना। तो इसीलिए ऋण आवेशित कण इसको बोला गया है ना। ये हमेशा ऋण में ही काम करता है, या तो देगा या तो लेगा, दोनों में से कोई एगो काम करेगा। ठीक है, ये चीज है, इसलिए इसको ऋण आवेशित कण कहा जाता है। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? दूसरा हमारे पास प्रोटॉन होता है, क्योंकि भाई हमने बात की है तो प्रोटॉन की भी बात करेंगे हम लोग, है ना। प्रोटॉन का आवेश, जल्दी जल्दी सर, हाँ सर जल्दी जल्दी भगा रहे हैं है ना, जल्दी जल्दी। ये होता है 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम। हाँ भाई साहब, यही चीज है ना। ये 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कूलम का होता है प्रोटॉन। ठीक है, और ये जो होता है ना, नंबर के अगर नजरिए से देखा जाए तो दोनों न्यूमेरिक रूप में सही है, यानी सांख्यिक रूप से दोनों समान होते हैं। सांख्यिक रूप से दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं दोनों एक ही, है ना, हैं दोनों एक ही पेरेंट्स के बाल बच्चे, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग है। भाई कोई होता है ना हमारे पास, अब एक ही घर में होता है ना कि एक ही घर में जो होता है पेरेंट्स के 2 बच्चे होते हैं या 2 से 3 बच्चे होते हैं, तो सबका नेचर अलग अलग होता है। कोई बहुत बदमाश है, तो बहुत बदमाश है तो ऋण आवेशित हो गया। नेगेटिव नेचर कहते हैं ना, तुम नेगेटिव नेचर का है ना? तुम हमेशा नेगेटिव सोचता है, तुम नेगेटिव नेचर का आदमी है, तुम नेगेटिव नेचर का बच्चा है, बोलते हैं ना। और जो धन आवेशित पॉजिटिव, यानी कि जो अच्छा बच्चा होता है, हम कहते हैं ना कि बहुत अच्छा बच्चा है, एकदम पॉजिटिव नेचर का, हमेशा पॉजिटिव रहता है, इसीलिए कहा जाता है बी पॉजिटिव, है ना। सुने हो ना, बहुत बहुत लोग जो आसपास के लोग हैं, कभी कहते हैं किसी का कंपटीशन नहीं निकला, चाहे कुछ नहीं हुआ, तो कहते हैं ना बड़े बुजुर्ग, उनके पास तो बस एक ही चीज रहता है, बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा।
बिल्कुल सब अच्छा होगा भाई। तो वही चीजें होती हैं। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो धन, इसीलिए इसको धन आवेशित कण बोला जाता है। ये धन आवेशित कण है। ये धन आवेशित कण है, ठीक है। और धन आवेशित जब कण होता है तो बड़ा एकदम, देखते होगे कि कोई भी बच्चा अगर जो है वो अगर काफी ज्यादा एकदम शांत स्वभाव का है ना, ज्यादा किसी से कोई मतलब नहीं, तो देखोगे कि घर बार में एकदम भीड़ जब लगी हुई है तो जो एकदम शांत बच्चा होता है वो एकदम कोना में पड़ल रहता है, किसी से कोई मतलब नहीं है ना। उसी तरीके से ये है, ये बस वस्तु के नाभिक में पड़ा रहेगा, करेगा कुछ नहीं, बस देखते रहेगा। सारा काम काज जो है ना यही करता है ना। ऐसे भी देखते हैं ना, ये घर वगैरह में क्या होता है कि जो ज्यादा बदमाश रहता है उसी को लोग काम अड़ाते हैं, ये कर दो जी, वो कर दो जी, काम करने के लिए कर, जाओ जाओ काम करो वो सब, है ना। क्यों? क्योंकि उसकी बदमाशियों से कोई परेशान ना हो जाए, इसलिए। तो ये सारा काम यही करता है, खेला यही खेल जाता है, ये तो बस शांति से बैठा रहता है, ठीक है। अब देखिए कैसे, तो अब देखिए क्या होता है, दोनों का जो है ना, ये दोनों का आवेश तो समान है लेकिन प्रकृति दोनों की अलग है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये दोनों का आवेश समान है लेकिन प्रकृति क्या है, प्रकृति अलग है। तो जब प्रकृति अलग होगी, है ना, तो दोनों को अगर आप जोड़ोगे, क्योंकि दोनों के मिलने से ही आपका क्या बनता है, कोई भी मॉलिक्यूल्स यानी कि कोई भी अणु का निर्माण होता है, यानी परमाणु का, वस्तु का भी, परमाणु से अणु और अणु से वस्तु का निर्माण होगा। तो जब दोनों मिलते हैं तो दोनों की संख्या चूंकि समान होती है तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। ये दोनों एक दूसरे को ढकने की यानी कि कोशिश करते हैं, है ना। यानी कि अच्छा वाला बच्चा जो है, जो गलत वाला बच्चा है, उसकी बुराइयों को ढकने, भाई भाई है तो ढकेगा ना, है छोड़ थोड़ी देगा, ढकना तो है उसको कि ना वो बुरा, ना वो मेरा भाई वो सही है। उसी तरीके से ये दोनों जो होते हैं आपस में मिल जाते हैं और मिल करके क्या करते हैं, वस्तु को क्या कर देते हैं, वस्तु को विद्युतः उदासीन बना देते हैं। इसीलिए किसी भी वस्तु को आप छूते हो आराम से उठा करके इधर उधर कर देते हो, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो समझ में बात आ गई यहाँ पे, यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश, दोनों का आवेश समान होता है और समान होने की वजह से ही कोई वस्तु जो होती है विद्युतः उदासीन होती है। अब देखिए, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो बात ये करेंगे कि आवेश कितने तरह के होते हैं, है ना। ये चीजें समझ में आ गई कि वस्तु जो है वो क्यों विद्युतः उदासीन होती है। अब हम ये समझेंगे कि कोई भी वस्तु जो होती है कब कहेंगे कि वो आवेशित होती है। तो सबसे पहले हम आवेश को देख लेते हैं। आवेश जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो आवेश जो है, आवेश दो प्रकार के होते हैं। आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, है ना। बात सब सिंपल है, आवेश दो प्रकार के होते हैं, ठीक। पहला होता है क्या, पहला आपका होता है ऋण आवेश, है ना, अभी हम बताए थे ऋण आवेश, है ना, ऋण आवेश, ठीक। और दूसरा हमारे पास होता है धन आवेश, धन आवेश, ठीक, ये होता है। अब हम ये कहेंगे कि ऋण आवेश और धन आवेश, तो ऋण आवेश आपको अभी हमने बताया कि ऋण आवेश को लेकर के कौन चलता है, तो ऋण आवेशित कण हमारा इलेक्ट्रॉन है और धन आवेशित कण हमारा प्रोटॉन है। तो आवेश दो प्रकार के हो गए। ऋण आवेश को वहन करके चलता है, वहन कहने का मतलब उसको ढो करके चलता है कौन, इलेक्ट्रॉन। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो हो गया है वो ऋण आवेश का जो है पर्याय बन चुका है ना। यानी कि वो एक रिप्रेजेंटेटर है कि कोई भी ऋण आवेश की बात कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। और आगे जब हम चैप्टर्स में जब बढ़ेंगे तो हम जब आवेश की बात करेंगे, है ना, तो उसमें हम जैसे ही हम आवेश की बात किए आपको यही ध्यान में रखना है कि सर इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, है ना। क्यों, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने पीछे बताया था ना कि ये क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है इलेक्ट्रॉन, और सारा खेल यही खेल जाता है ना, सारा खेल यही खेलता है, इस वजह से ऐसा बोलते। तो ऋण आवेश
क्या हुआ, या किसी भी वस्तु को आप कब कहोगे कि वह ऋण आवेशित वस्तु है और कब कहोगे कि वो धन आवेशित वस्तु है ना। अगर हम कोई अगर पूछ दिया कि सर, तो हम क्या कहेंगे कि जब, है ना, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, तो ऋण आवेश, है ना, तो ऋण आवेश होता है, तो ऋण आवेश ये हो गया, है ना। एक लाइन का, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट डेफिनेशन जानने की भी जरूरत नहीं है। और यहां पे लिखेंगे जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो धनावेश, है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो गई तो ऋण आवेश, है ना, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो धन आवेश। ये चीज आपका है, ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां से बात, अब याद कीजिए, अभी हम कुछ देर पहले जो है हमने बताया था कंघी के बारे में, कि कंघी को जब रगड़ते हैं तो हमने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या होते हैं, फ्री होते हैं, यानी कि मुक्त अवस्था में होते हैं। तो क्या होता है ना कि जब हम लोग अपने बालों से जब कंघी को रगड़ते हैं ना, तो हमारे बालों से मिलियन ट्रिलियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ना, वो क्या होता है, झड़ करके कंघी पे चलाता है, जिसकी वजह से कंघी पर जो होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, ठीक है। और उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में हमने बोला था कि वस्तु का गुण होता है आवेश। तो उस विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े आपके आएंगे, क्योंकि कागज भी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से मिलकर के बना है ना, तो वो भी तो गुण देखते नहीं है। कभी मान लो कि कहीं दूसरे शहर में गए और वहां पे कोई आदमी अपने शहर का मिल गया, तो कैसे एकदम घुल मिल जाते हैं, देखो देखो अब बिहार से आ गया है ना, पटना का रहने वाला, ये फलाने गांव का रहने, कैसे मिलते हैं। उसी तरीके से जो कागज के जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, वो भी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में आने पे एकदम घुल मिल जाते हैं, क्या मेरे गांव का आदमी आ गया, एकदम मेरे प्रकृति वाला यहाँ पे चीजें आ गई हैं, तो वो भी क्या होता है, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली बात हमारे पास यही होती है। तो ऋण आवेश क्या होते हैं, धन आवेश क्या होते हैं, ये मैंने बता दिया आपको। और इसी की वजह से किसी भी वस्तु को हम कह सकते हैं कि वह वस्तु ऋण आवेशित है और वह वस्तु धन आवेशित। कब, जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो वह ऋण आवेशित हो जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी तो वो धन आवेशित हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे। चलिए, यहाँ पे बात हो गई। तो ये तो बातें हो गई आवेश की, इतनी सारी बातें हमने आवेश की कर ली, ठीक है। आवेश क्या है, आवेश के परिमाण कितने होते हैं, है ना, ये सारी चीजें हमने आप लोग को देखी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है आप लोगों को, ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। अब इसके आगे की जब हम लोग बात करेंगे, तो आवेश के भी कुछ गुण होते हैं। फिर बात कहिएगा कि सर ये क्या बात हुई, पहले आपने बोला कि वस्तु का गुण होता है आवेश, प्राकृतिक गुण होता है ना, एक मौलिक गुण है उसका, उसकी जो होती है वस्तु की। अब कह रहे हैं कि आवेश के भी गुण होते, तो हाँ बिल्कुल, आवेश के भी गुण होते हैं। तो आवेश के क्या क्या गुण होते हैं, तो चलिए हम लोग अब इस पे चर्चा करते हैं, ठीक है। तो चलिए यहां पे हम लोग लिखते हैं क्या, आवेश के गुण। आवेश के गुण, ठीक है, इसके भी गुण हैं। चलिए हम आवेश के गुण की बात कर लेते हैं, थोड़ा सा हम ना ये चीज कर लेते हैं। तो पहला देखिए, आवेश के जो गुण होते हैं ना, उसमें से पहला जो हम लिखते हैं क्या होता है, लिखते हैं समान आवेश, है ना, हम लोग लिखते हैं समान आवेश, है ना, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं।
है ना। यहाँ पे समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। वहीं पे क्या होता है, असमान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। है ना। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, समान आवेश जो होंगे सेम नेचर वाले, कभी देखते हैं, कभी बैठे हुए रहते हैं क्लास वगैरह में जब पढ़ते रहते हैं, तो एक ही एकदम टक्कर का स्टूडेंट है, दो एकदम टॉपर है, दोनों एक दूसरे को देख कोई जलेगा कि वो वैसे वो वैसे। क्यों? क्योंकि दोनों तो टक्कर, दोनों तो पढ़ने में ठीक है ना। और जो होता है, और जो असमान आवेश होते हैं, है ना, तो जो तेज वाला स्टूडेंट होता है उसको देखते होंगे कि वो हमेशा जो है ना अपने आप को हीरो बनाने के लिए क्या करता है, अपने जो थोड़ा सा उससे नीचे वाला रहता है उसके साथ एकदम चिपका हुआ रहता है ना। वो एक अलग बात है, एक्सेप्शन हर जगह होता है कि कहेगा कि तेज स्टूडेंट आपस में मिल करके अपना एक्सेप्शन होते हैं। आवेश के गुण में, है ना, आवेश के गुण में हमने पढ़ा था आवेश का गुण, है ना, जिसमें कि हमने पढ़ा था क्या, कि हमने पढ़ा था समान आवेश जो होते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, है ना। ये सारी चीजें तो हमने पढ़ी थी। अभी हम लोग क्या देखेंगे कि इसके तीसरा गुण इसका क्या है, दोनों के बाद, है ना, इसका तीसरा गुण हम लोग देखेंगे। आवेश का जो होता है एक तीसरा गुण भी होता है, और वो होता है आवेश का कि आवेश जो होते हैं वो क्वांटम कृत होते हैं, है ना। आवेश जो होते हैं वो क्वांटम कृत होते हैं। आवेश का ये तीसरा गुण है, आवेश क्वांटम क्वांटम कृत होते हैं। आवेश क्वांटम कृत होते हैं का मतलब क्या हुआ कि आप जो है लिखते हैं चार्ज का प्लस माइनस एन ई। अब देखिए इसका छोटा सा एक हम क्या लेते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं इसको, ठीक है। आवेश जो होता है, हमने बात की थी कि आवेश जो होता है वो इलेक्ट्रॉन से सीधा सीधी एसोसिएट होता है हमारा, है ना। यानी कि सीधे सीधी अगर आवेश को हम बोल रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी, है ना। तो जो आवेश होता है यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, वो हमेशा जो होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल यानी कि हमेशा जो है एक गुणांक के पदों में चलते हैं, है ना, गुणांक के रूप में चलते हैं। यानी कहने का मतलब है इंटीजर मल्टीपल, यानी कि हम उसको कह सकते हैं कि एक सांख्यिक रूप में चलते हैं, है ना। कभी भी भिन्नात्मक रूप में नहीं चलते हैं, यानी पूर्ण सांख्यिक रूप से वो चलते हैं। जैसे कि मान लो कि अगर हमको इस बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है इस बॉडी पर, मान लो कि ए बॉडी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना है बी बॉडी पर, तो ए से पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो हमेशा जो चार्ज हमेशा जो रहेगा, जो चार्ज हमेशा रहेगा वो हमेशा आपका कैसा रहेगा, प्लस माइनस वन, है ना। इस तरीके से लिख सकते हो आप। फिर आप लिख सकते हो जैसे प्लस माइनस 2, है ना। फिर आप लिख सकते हो क्या, प्लस माइनस 3e, है ना। ये इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, है ना। यानी कि कंप्लीट एक मल्टीपल, यानी कि कहने का मतलब है कि आप इसको सीधे सीधे ये कह सकते हो कि नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या के गुणांकों में चलेंगे। प्राकृत संख्या के गुणांक में, जैसे ये देख रहे हैं जो आवेश है वो प्राकृत संख्या, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब भी एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे जाएगा यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जब भी जाएगा तो ये क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन, अब जैसे मान लो सपोज करो हम इसको ऐसे कहते हैं, इसको हम ऐसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं कि मान लीजिए आप क्या करते हैं, आप दुकान जाते हो और दुकान में से कहते हो कि हमें बिस्किट चाहिए, हमें एक बिस्किट चाहिए। तो वो दुकानदार जो है वो आपको क्या कर देता है, पूरा एक बिस्किट का पैकेट देता है
देता है कि नहीं देता है? या फिर आपको आप कहते हैं एक बिस्किट दीजिए तो क्या कहता है, आपको वो बिस्किट का पैकेट फाड़ता है, उसमें से एक बिस्किट निकाल के आपको देता है? ऐसा तो नहीं करता है वो, है ना? वो क्या करता है, तो पूरा का पूरा पैकेट देता है। तो आप ये समझ सकते हो कि जो आपका जो दुकानदार जो है ना, दुकानदार पहला बॉडी, पहला वस्तु जो है ना, और हम हो गए दूसरे वस्तु, है ना? तो हम गए खरीदने के लिए, जब बिस्किट खरीदने गए तो बिस्किट जो हमें वो देगा वो एक पैकेट बिस्किट पूरा देगा। उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की बारी जब आएगी, इलेक्ट्रॉन जब भी एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाएगा तो वो हमें हमेशा प्राकृत संख्या के गुणांकों में जाएगा, है ना? यानी कि 1e 2e 3e, ये प्लस माइनस लगाने के पीछे की वजह है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो क्या होता है, ये आपका नेगेटिव होता है ना? तो वो कुल मिला दो तो ऐसे भी वो पॉजिटिव ही बनेगा आपका, है कि नहीं बात यहाँ पे? तो ये सारी चीजें होती है। तो आवेश जो होता है क्वांटम कृत का मतलब है कि आवेश हमेशा प्राकृत संख्या के गुणांकों में एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जाएगा। इसके अलावा ये जो होगा, कभी भी आप ऐसे कहोगे कि ये जो है इस तरीके से जाए 1/2 इलेक्ट्रॉन, ना, कभी नहीं। कभी भी जो है आपका ये जो होगा ये 3/4 ई, इस तरीके से कभी नहीं जा सकता है ना? अब इस तरीके से ये कभी नहीं ट्रैवल करेगा। जब भी ट्रांसफर होगा वो इस तरीके से ट्रैवल फॉर्म होगा, यानी कि गमन करेगा, लेकिन इस तरीके से कभी गमन वो नहीं करेगा। और इसी को हम लोग कहते हैं आवेश का क्वांटम कृत कहते हैं। समझ गए? सॉरी। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि हम यहाँ से ये फिजिक्स का पहला एकदम इनिशियल फेज का ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है? हम इससे ये पता भी लगाते हैं कि जैसे कि एक कूलाम आवेश अगर आपके पास है तो कहता है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एक जगह से, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ट्रांसफर, या फिर एक ही वस्तु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाते हैं, है ना? तो एक कूलाम आवेश जो होता है वो आपका 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जाते हैं बच्चा, है ना? इतने इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एक कूलाम में जाते हैं, ठीक है? एक कूलाम आवेश की जहां तक बात अगर कोई पूछता है कि एक कूलाम आवेश जो होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं, तो वो इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब आप कहिएगा कि सर ये तो दशमलव में है, तो ये भी तो आपका भिन्न है ना? हम तो, आपने बोला था कि भिन्न के रूप में नहीं लिखा जाता है, तो हाँ, भिन्न के रूप में नहीं, ये एक वैज्ञानिक तरीका है लिखने का, है ना? एक्चुअल में जो होता है आप इसको ऐसे कह सकते हो कि एक्चुअली में एक कूलाम में जो है 6 to 5 पर जो है आप 16 जीरो बैठा दो, 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0 9 0 10 0 11 0 12 13 14 15 16, यानी इतना इलेक्ट्रॉन जाएगा। तो काउंट करो कितना हुआ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, अब नील। इतना तो गिन नहीं सकते हैं, इतना तो काउंट कर नहीं सकते हम लोग, है कि नहीं बात? तो जब हम इतना काउंट कर ही नहीं सकते, इतना गिन ही नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? हम इसको पढ़ने के लिए कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए। वैज्ञानिकों का तो यही एक काम है कि जब आप किसी चीज को ना पढ़ सको और वो भी उसके आगे बहुत सारे शून्य लगे हुए हों, तो हम उसको क्या करते हैं, 10 का पावर उतना बना देते हैं, यानी 10 का घात बना देते हैं। तो जब 10 का घात बन जाता है आपका, तो आप पढ़ सकते हो आसानी से। तो हम इसको कह सकते हैं इतना। अब यहाँ पे जब होता है तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि 625 गुना 10 का पावर 16 इलेक्ट्रॉन ही जाता है एक कूलाम आवेश में, यानी कि 625 पर 16 को जीरो बैठा दो, जितना आएगा उतना ही इलेक्ट्रॉन। सोचो कितना है, एक कूलाम आवेश की बात कर रहे हैं हम, है ना? एक कूलाम आवेश की सिर्फ बात हो रही है, और एक कूलाम आवेश में आपका इतना होता है। हाँ, इसी का डेसिमल लगाओगे तो इधर जितना डिजिट के बाद डेसिमल लगाओगे उधर आप प्लस कर दोगे आप, है ना? तो इधर करोगे तो इधर 18 हो जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे? तो ये सारी चीजें होती है। इसीलिए हम जो है कहीं भी जब आप देखते होंगे कि एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन गए, तो वो आपके एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन
गए। तो ये आपका तीसरा गुण था। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट गुण पर, यानी कि आवेश का नेक्स्ट गुण क्या है। तो आवेश का चौथा गुण ये कहता है कि आवेश संरक्षित होते हैं। आवेश संरक्षित होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या तात्पर्य हुआ कि आवेश संरक्षित रहते हैं। तो इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि आप आवेश को क्या कर सकते हो, ना तो बना सकते हो और ना ही उसे मिटा सकते हो, है ना। तो आवेश का यह गुण क्या कहलाता है, संरक्षित कहलाता है ना। ये इसे हम लोग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं, है ना, आवेश संरक्षण का सिद्धांत। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि आवेश को ना तो बनाया जा सकता है ना ही मिटाया जा सकता है। आवेश को सिर्फ क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है ना। आवेश को हम एक जगह से दूसरे जगह हम उसे सिर्फ भेज सकते हैं, ना कि हम उसे मिटा या बना सकते हैं, है ना। आप इलेक्ट्रॉन को बना सकते हो क्या, नहीं बना सकते हो। ये प्राकृतिक रूप से बना हुआ है, प्रकृति में पहले से विद्यमान है। जब से ब्रह्मांड का निर्माण हुआ है तब से इलेक्ट्रॉन जो है हमारे चारों ओर हमारी प्रकृति में विद्यमान है। तो आप जो देखो, संरक्षण कहने का मतलब, संरक्षण सिद्धांत सा सीधा सा अर्थ यही निकलता है। कोई भी संरक्षण का सिद्धांत आप पढ़ते हो, चाहे आप ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हो, चाहे आप द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हो, या फिर आप आवेश संरक्षण का सिद्धांत पढ़ते हो, कोई भी संरक्षण का जो सिद्धांत पढ़ते हो, आप उसका सीधा सा अर्थ ये निकालो कि आप जिसे बना नहीं सकते हो, आप द्रव्यमान को नहीं बना सकते हो। आप द्रव्यमान को बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, जो प्रकृति में पहले से विद्यमान है। इसलिए आवेश भी जो है, इसलिए द्रव्यमान भी जो है वो संरक्षित कहलाता है कि ना तो आप उसे बना सकते हो ना ही बिगाड़ सकते हो। सिर्फ द्रव्यमान जो होता है ऊर्जा में बदल जाती है, पढ़े हो, है ना, आप लोग को पढ़ना भी होगा, E=mc² पढ़ते हैं हम लोग, है ना, जिसको द्रव्यमान ऊर्जा नियम कहते हैं, है ना, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। दूसरी बात, हमने क्या बोला, ऊर्जा संरक्षण का, किसी के अंदर की जो ऊर्जा, चाहे कोई भी वस्तु है, उस वस्तु के अंदर की ऊर्जा को आप क्या कर सकते हो, बना नहीं सकते हो और ना ही बिगाड़ सकते हो, ना ही उसे मिटा सकते हो। ऊर्जा भी जो है शुरू से इस पूरे प्रकृति में क्या है, विद्यमान है ऊर्जा, है ना। तो ऊर्जा जो जिसे इंसान नहीं बना सकता, यानी वो जो है इंसान से परे है ना, यानी ह्यूमन से परे है, जिसे आप बना नहीं सकते हो, जिसे आप बिगाड़ नहीं सकते हो, जिसे आप मिटा नहीं सकते हो, वो संरक्षित ही कहलाएगा, है ना। और वो संरक्षण के सिद्धांत को पूरी तरीके से पालन करेगा उसका। बात क्लियर है। उसी तरीके से आप आवेश को भी नहीं बना सकते हो, ना ही बिगाड़ सकते हो, नहीं उसे मिटा सकते हो, है ना। इसीलिए आवेश भी संरक्षित होते हैं, है ना। यानी कि कहने का मतलब उनका कुल आवेश, किसी भी वस्तु का जितना कुल आवेश जो होता है वो एक तरह से आप कहोगे कि वो स्थिर होता है। नेट चार्ज यानी कुल आवेश स्थिर होता है, इसको हम ये कह सकते हैं। कुल आवेश जो होते हैं, कुल आवेश बराबर एक स्थिरांक, मतलब स्थिरांक रहता है। कुल आवेश जो होते हैं स्थिरांक रहते हैं, स्थिरांक, स्थिरांक। अब जैसे कहने का मतलब कि सर आप ये कैसे कह सकते हो कि ये कुल आवेश स्थिरांक रहेंगे, है ना। आवेश जो है जैसे भी आप कर लो, उसका कुल मिलाकर के आवेश जो होगा स्थिरांक है। जैसे मान लो, सपोज करो कि हम जो है इसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो कि आपके पास कोई एक बक्से की पेटी है, ठीक है। मान लो कि ये ए है, बी है, सी है और डी है। ABCD कोई आपके पास बक्से की एक पेटी है, मान लो इसे एक ब्रह्मांड पूरा, ठीक है। इसमें दो वस्तुएं रखी हैं, इसमें क्या रखी हैं, दो वस्तुएं रखी हैं, ठीक है। एक पर जो आवेश है वो 5 माइक्रोकुलाम्ब का है, ठीक है। दूसरे पर जो है 6 माइक्रोकुलाम्ब का है। क्लियर है। यहाँ पे एक पर 5 माइक्रोकुलम का है, दूसरे पे 6 माइक्रो। तो कुल आवेश इसका क्या, अगर आपसे पूछेगा कि बताओ ABCD का कुल आवेश क्या है, तो ABCD का कुल आवेश आप क्या बताओगे, ABCD का कुल आवेश आप क्या बताओगे, 11 माइक्रोकुलम बताओगे, है कि नहीं बात।
अब देखो इसके दूसरे सिनेरियो से देखो, मान लो कि आप इसमें से 3 माइक्रोकुलाम जो होगा वो आप इसमें ट्रांसफर कर दो। तो जब 3 माइक्रोकुलाम आप जब इसमें ट्रांसफर करोगे तो ये बन जाएगा कितना, 2 कुलम, और ये बन जाएगा कितना, 8 कुलम। तो 8 यानी कि 3 कुलम दे रहे हो तो 9, सॉरी 9 बन जाएगा, 3 कुलम दे रहे हो तो 9, तो ये बच जाएगा 2 माइक्रोकुलम का और ये बच जाएगा 9 माइक्रोकुलम का। फिर भी आपका कुल आवेश कितना रहेगा, 11। यानी कि कहने का मतलब है कुल आवेश स्थिर रहेगा, यानी आवेश, कुल आवेश अगर जोड़ा जाए, है ना, चाहे आप आवेश को स्थानांतरित ही क्यों ना कर रहे हो, लेकिन जब स्थानांतरित करोगे तो कुल आवेश आपका क्या रहेगा, उतना ही रहेगा, यानी स्थिर रहेगा। बात समझ में आ गई यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये सारी चीजें हैं हमारे पास। तो कुल आवेश, अब जैसे मान लो ना, सपोज करो हम अगर इस तरह की बात अगर करते हैं, है ना, ये सारी चीजें मान लो कि किसी एक इस पर जो है ना, इस पर जो है आपका क्या कहता है कि ये इस वस्तु पर जो है ना, मान लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन या जो है इस पे मान लीजिए कि 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन पूरा रहता है हमारे पास, है ना, और इसी पे एक यही ये जो है ना एक और वस्तु हम ले लेते हैं और इस पर जो है हम रख देते हैं 11 इलेक्ट्रॉन, इस पे भी रख देते हैं। तो अगर बोला जाए कि कुल आवेश कितना है, जब कुल आवेश बोलिएगा, अब जैसे ए और बी है, ए और बी है, तो जब कुल आवेश की जब बात करेंगे हम लोग तो ए और बी दोनों मिलाकर लिखेंगे ना, यानी कि ए प्लस बी, यानी कि कुल मिलाकर के 22 इलेक्ट्रॉन हमारे पास हैं ए और बी में, कुल मिलाकर के ही बोलेंगे, है कि नहीं। अब मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन आप इसमें दे दो इसको, तो 5 इलेक्ट्रॉन जैसे ही आप इसमें देते हो, इधर बच जाता है जो इलेक्ट्रॉन देता है और ये इलेक्ट्रॉन लेता है ना। तो मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन आपने इसे दे दिया। वैसे प्रैक्टिकली ये जो है आप डिटेल में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे कि प्रैक्टिकली अगर देखा जाए इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उतने उतने नहीं दिए जाते हैं, उतने उतने ट्रांसफर, वो अलग बात हो जाती है, उसकी अलग। मैं एक जस्ट एग्जाम्पल बता रहा हूँ चार्ज के बारे में, चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन के रूप में लेकर के चल रहे हैं। तो मान लो कि 5 इलेक्ट्रॉन आपने इसको दे दिए, तो 5 देने के बाद ये बन गया 16 और 16 इलेक्ट्रॉन बन गया और ये बन गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन बन गया। फिर भी दोनों को जोड़ोगे तो आपको 22 इलेक्ट्रॉन ही मिलेंगे, है कि नहीं। यानी कि इसका सीधा सा अर्थ ये निकला कि आवेश संरक्षित होते हैं का मतलब है कि कुल आवेश हमेशा स्थिर रहेगा। कुल आवेश बराबर एक स्थिरांक, कोई एक स्थिरांक हो, एक स्थिरांक, 2 स्थिरांक, 3 स्थिरांक, 4 स्थिरांक, सब 4 स्थिरांक ही तो है। ये 11 माइक्रोकुलम क्या है, 11 क्या है, स्थिरांक है। ये 22 क्या है, स्थिरांक है ना। तो इस तरीके से आपका आवेश संरक्षित होता है। क्लियर हो गई बातें यहाँ तक? चलिए, आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा संरक्षण के बारे में, हम लोग समझे, है ना। अब यहाँ से आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आवेश जो होते हैं, 5वां जो इसका गुण है वो आवेश क्या होता है, आवेश एक अदिश राशि है। आवेश एक क्या है, अदिश राशि है। आवेश आपका क्या है, एक अदिश राशि है। आवेश एक अदिश राशि का मतलब क्या हुआ, आवेश एक अदिश राशि का मतलब तात्पर्य ये हुआ कि आपको आवेश को ही बताना है ना, तो आप सीधा उसका परिमाण बताओगे। जैसा कि हम पीछे देख रहे थे कि आवेश का हम सिर्फ परिमाण बता रहे थे, हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि आवेश को बताने के लिए हम ये थोड़ी कह रहे थे कि हाँ भाई 22 इलेक्ट्रॉन जो है साउथ की तरफ जा रहा है, या हम ये थोड़ी बोल रहे थे कि 11 माइक्रोकुलम जो है पूर्व दिशा की ओर बह रहा है। ऐसा तो हमने बोला ही नहीं, इसमें दिशा की जरूरत पड़ती ही नहीं है। तो आवेश को व्यक्त करने के लिए चूंकि दिशा की जरूरत नहीं होती है, केवल परिमाण की जरूरत पड़ती है, इस वजह से हम आवेश को क्या कहते हैं, आवेश जो आपके होते हैं वह एक अदिश राशि होते हैं। समझ में बात आ गई यहाँ पे, सबको समझ में बातें आ गई यहाँ पे। अच्छा, अब इसका एक गुण और भी हम देखते हैं, है ना, आवेश का, है ना, छठा गुण भी देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। आवेश का छठा गुण क्या होता है, आवेश के स्थानांतरित
आवेश के स्थानांतरित होने से वस्तु के आवेश में क्या होता है? वह आवेश के स्थानांतरित होने से वस्तु के आवेश में परिवर्तन होता है ना? साथ ही साथ द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है ना? ये लिखेंगे। वह आवेश के स्थानांतरित होने, देखिए यहाँ होने से लिखना भूल गए हम, होने से, है ना? होने से, अच्छा इसको हम अभी वाइट से लिखते हैं पूरा, है ना? होने से वस्तु का आवेश बदलता है साथ ही साथ द्रव्यमान में भी परिवर्तन होता है, भी परिवर्तन होता है। बिहार बोर्ड में एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लगभग आपका ये 2000 ये क्या कहते हैं 22-23 के बीच में, है ना? 22-23 सेशन में जो है आपका इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन पूछा था कि इलेक्ट्रॉन आवेश की बात कर रहे हैं। आवेश का हमने आपको पहले ही बताया था कि जब भी हम आवेश की बात करें तो आपको सीधा समझना है कि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही आवेश के लिए उत्तरदायी होता है ना? आवेश के लिए जो उत्तरदायी होते हैं कण, वो कौन कण होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि बिहार बोर्ड में क्लास 12th में ये क्वेश्चन आया था कि क्या इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से, है ना, क्या वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन आता है? ऑप्शन रहता है परिवर्तन आता है, नहीं आता है ना, या फिर अपरिवर्तित रहता है ना? ये चीज है, जैसे कि परिवर्तन, जैसे कहने का मतलब है कि द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन था आपका पूरा पूरा, है ना? बिहार बोर्ड में मैं बात कर रहा हूँ, बिहार बोर्ड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसको कि मैं पढ़ाने, एक्सक्यूज मी थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा, है ना? पानी पी लेने से थोड़ा जोश आ जाता है, नहीं? गला जो होता है वो भीग जाता है, तो थोड़ा अच्छा लगता है पढ़ाने में, है कि ना? हाँ, तो आते हैं अपने वापस मुद्दे पर। तो बिहार बोर्ड के अंदर ये सवाल पूछे गए थे फिजिक्स में कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से वस्तु के द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ता है ना? वस्तु का द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ेगा, घटेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं? तो हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से जो द्रव्यमान होता है वस्तु का वो बढ़ता है, ठीक है? ये इसमें लिखेंगे, अर्थात इसमें एक पॉइंट आपको नोट करके बताते हैं, है ना? यहां पे लिखिएगा, अर्थात आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, है ना, के स्थानांतरित होने से, स्थानांतरित होने से उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है ना?
या होने से द्रव्यमान सीधा लिखिए, वस्तु छोड़ दीजिए, है ना, इतना छोड़ दीजिए, ये सीधा लिखना छोड़ दीजिए। क्या लिखिए? अर्थात आवेश, अर्थात यहाँ इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरित होने से द्रव्यमान बढ़ता है, द्रव्यमान बढ़ता है। ये एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ भी है ना, बढ़ता है। एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ है। आप पेज नंबर जा करके, चार्ज का जो है ना, पेज नंबर जा करके 10 या 12 देखना, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होते हैं, है ना, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है वहाँ के बाद दूसरा पेज में देखिएगा आप लोग, है ना। ये चीज़ दूसरे तीसरे पेज में जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, ये मैं बता रहा हूँ, जहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है आवेश, उससे 2 या 3 पेज में, दूसरे या तीसरे पेज में आपको ये मिल जाएगा लिखा हुआ, साफ साफ तौर पे लिखा हुआ है। स्थानांतरित होने से, है ना, आपका जो है द्रव्यमान बढ़ जाता है ना। बहुत छोटा ही बढ़ेगा लेकिन बढ़ेगा। अब बताओ कि द्रव्यमान, अब छोटी सी बात अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि द्रव्यमान क्या है, अगर द्रव्यमान, अगर कोई पूछ रहा है कि सर द्रव्यमान क्या है ना, तो हम लोग द्रव्यमान की बात क्या करेंगे? तो द्रव्यमान की बात हम क्या करेंगे? द्रव्यमान किसे कहते हैं, है ना, कणों के परिमाण को, कणों के परिमाण को कहते हैं द्रव्यमान, है कि नहीं बात? तो कणों के परिमाण को जब द्रव्यमान कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जब स्थानांतरित होगा, तो मान लो कि अगर हम इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगे अपनी उंगली पर, मान लो छोटा सा यहाँ पे, तो मेरी उंगली का जो भी द्रव्यमान यहाँ पे है वहां तो बढ़ जाएगा। एक कण की बढ़ोतरी होगी ना, भले बहुत स्लाइट होगा, बहुत ही छोटा होगा, है ना, बहुत स्लाइट, बहुत छोटा, है ना, एकदम माइनर होगा, लेकिन बढ़ोतरी होगी। कहते हैं ना वो नहीं से कुछ तो है, वो लाइन सुने होंगे ना आप लोग कि नहीं से कुछ तो है। तो यही चीज होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो द्रव्यमान भी बढ़ते हैं, है ना। वैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर बात किया जाए कि क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान अगर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें, 9.1 इंटू 10 का पावर -30 किलोग्राम होता है। यही चीज हमारे पास लगभग रहता है ना? फिर उसी तरीके से प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है वो क्या होता है? प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.6 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम होता है ना, ये होता है। और न्यूट्रॉन का क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, है ना, तो न्यूट्रॉन का भी द्रव्यमान जो होता है आपका इतना ही होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -27 किलोग्राम है कि नहीं बात? तो इतना आपका द्रव्यमान होता है यहाँ पे सब चीज़ों का। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? तो इस तरीके से हम लोग क्या कहते हैं कि जब से अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, है तो बहुत छोटा, परिमाण में बहुत छोटा है द्रव्यमान, है ना, परिमाण में बहुत छोटा है लेकिन फिर भी है, तो कण तो बढ़ेंगे क्योंकि कणों के परिमाण को तो हम द्रव्यमान कहते हैं, है ना। तो कणों में बढ़ोतरी तो हुई ना, तो जब कणों में बढ़ोतरी होगी तो हम लोग उसको कहेंगे कि द्रव्यमान बढ़ता है आपका। बात समझ में आ रही है यहाँ पे? किसी को कोई डाउट है यहाँ तक? तो ये भी आपका एक क्या है, ये भी आपका जो है एक गुण ही रखता है, आवेश, है ना। आवेश का मतलब सीधा हो गया, सीधे सीधी आप इलेक्ट्रॉन पे बात करोगे। किस पे बात करोगे? इलेक्ट्रॉन पे बात करोगे।
समझ में बात आ गई यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पे बात हम आगे करेंगे थोड़ी सी आवेश के बारे में, है ना। अब आवेश के गुण तो हो गए हमारे, ठीक है। अब आवेश के गुण होने के बाद की बात जब करेंगे तो एक चीज हमारे पास यहाँ पे ये आती है बन करके कि वो क्या, वो आता है आपका ये कि आप जो है यहाँ पर कूलाम के नियम को देखते हैं। एक जो गुण हम लोगों ने पढ़ा था एकदम फर्स्ट में और सेकंड में, फर्स्ट और सेकंड जब गुण हम लोगों ने पढ़ा था, तो फर्स्ट और सेकंड गुण हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट और सेकंड गुण हमने यही पढ़ा था कि जो समान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देते हैं और जो असमान आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तो पता ही है सबको, है ना। तो यहां से क्या होता है कि कूलाम का नियम प्रतिपादित हो जाता है ना। यहां से क्या होता है, कूलाम का नियम प्रतिपादित हो जाता है। और इसको बताने से पहले मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। पानी पी लेने से थोड़ा सा गला जो है ना वो ठीक हो जाता है ना। थोड़ा थोड़ा होना चाहिए गला। चलिए, है ना। तो हम लोगों ने लास्ट में इधर क्या पढ़ा, हमने ये सारी चीजें आप लोगों को आई होप समझ में आई होगी। ओके बच्चा पार्टी सब, एक यहाँ पे 0 की जगह 1 होता है बाबू, है ना। बाय मिस्टेक मेरा 0 लिखा गया, आप लोग इसके लिए मुझे मैं आप क्षमा प्रार्थी हूँ, है ना। -31 kg होता है, समझ गए। 31 लिखना चाहिए, बाय मिस्टेक फ्लो में हो जाता है कभी कभी, है ना। ह्यूमन नेचर होता है ये। चलिए फ्लो, भाई अब ऐसा तो है नहीं कि जो है यहाँ पर एकदम कि नहीं हमने ऐसा बता दिया, ऐसा होता नहीं है ना। तो कूलाम के नियम की बात हम लोग यहाँ पर करेंगे, है ना। कूलाम के नियम की बात हम लोग करेंगे। तो कूलाम का नियम क्या कहता है हमारा, क्योंकि पहला गुण हम लोगों ने पढ़ा था कि समान आवेश और असमान आवेश, समान आवेश प्रतिकर्षित करेंगे और असमान आवेश आकर्षित करेंगे। तो कूलाम का जो नियम होता है वो पहला नियम ये कहता है, कूलाम का पहला नियम ये कहता है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, देखो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, है ना। क्वेश्चन में अगर दिए हुए रहेंगे कूलाम के नियम से क्वेश्चन आते हैं बिहार बोर्ड में, ऐसा नहीं है नहीं आते हैं, है ना। तो दोनों बात मैं कर रहा हूं, आकर्षण प्रतिकर्षण, है ना। कूलाम के नियम, अगर समान आवेश रहा तो आकर्षण पूछेगा वहां पे, और अगर असमान आवेश रहेगा तो प्रतिकर्षण पूछेगा वहां पे, है ना। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, है ना, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के सीधा समानुपाती होता है। ये पहला नियम कहता है, सीधा समानुपाती होता है, ये है ना। ये बिल्कुल आपको एकदम हूबहू आपको 11th क्लास के गुरुत्वाकर्षण बल की तरह लगेगा, एकदम हूबहू वहीं पे, है ना। तो ये बल जो हो गया वो Q1 और Q2 कोई दो आवेश हमने ले लिया, उसके सीधा समानुपाती हो गया, है ना। ये चीजें हो गई हमारे पास, इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया, है कि नहीं बात यहाँ पे। उसी तरीके से इसका दूसरा नियम भी आपको क्या कहता है, कहता है दो आवेशों के बीच, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, दो आवेश उतना
लंबा चौड़ा स्टेटमेंट नहीं देना है, सीधा लिखना है। दूसरा जो है, दो आवेशों के बीच, एक बार लिख दिया ना हमने, दो आवेशों के बीच बल उन दोनों की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती डैश दे देते हैं, है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होगा यहाँ पे। एकदम बिल्कुल आपको गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की तरह ये लगेगा, दिखेगा आपको, बिल्कुल हूबहू वही है, लगेगा भी नहीं है। अभी कुछ देर पहले मैंने गुण बताया ना, द्रव्यमान, आवेश जब स्थानांतरित होगा तो द्रव्यमान पे असर पड़ता है, अभी हमने बताया था, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा उससे मिलता जुलता है। आवेश पे प्रभाव तो पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, जब आवेश स्थानांतरित होगा, या ऋण आवेश होगा या धन आवेश होगा, दोनों होगा, एक पर धन आवेश होगा, दूसरे पर ऋण आवेश होगा। लेकिन जो ऋण आवेश होगा उसका द्रव्यमान भी बढ़ेगा, भले बहुत छोटा बढ़े, अभी हमने बताया बहुत छोटा, बहुत माइनर बढ़े, लेकिन बढ़ेगा जरूर, है ना। ये आपका होता है, ये आपका जो है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत कहता है, द्रव्यमान कभी नाश नहीं हो सकता। अभी हमने बताया था संरक्षण को लेकर के, इंसान के बस में जो भी काम होते हैं, है ना, इंसान जो काम को नहीं कर सकता है वो संरक्षित रहता है। द्रव्यमान जैसे नहीं बना सकता है, आवेश नहीं बना सकता है ना, ऊर्जा नहीं बना सकता है ह्यूमन इंसान जो है, इसलिए ये सारे संरक्षित रहते हैं, क्योंकि प्रकृति में शुरू से विद्यमान है, जब से प्रकृति बनी है, जब से ब्रह्मांड बना है तब से रहता है, इसलिए ये संरक्षित है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो उसी तरीके से यहाँ पे ये जो बल है ना, ये बिल्कुल कुछ ना कहीं जो है ना, द्रव्यमान यानी कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अकॉर्डिंग ही दिखते हैं, है ना। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो अच्छे से और भी डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए आप लोग अपना बहुत अच्छे से ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, वेरी गुड नाइट।